हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उस सीरीज का आज हमारे तीसरी जो क्लास है वो है। 2 क्लास हम पहले ले चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास की शुरुआत अब हम करने वाले हैं। राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाती है, जिनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। RSURO CET AN JEN रीट LDC जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास को अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस ज़िले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है। BSTC एग्ज़ाम जो 2008 में हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस ज़िले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करौली, 2 भरतपुर, 3 अलवर या 4 सीकर। तो जो लाल पत्थर है वो प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर 1 करौली का। करौली का लाल जो पत्थर है वो प्रसिद्ध है। करौली के अलावा जो धौलपुर है, धौलपुर जिला है, वहाँ का भी लाल पत्थर प्रसिद्ध है। करौली व धौलपुर का लाल पत्थर प्रसिद्ध हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम जो 2022 में भी हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान का जो महाधिवक्ता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 178 के तहत, या 2 175, 3 176 के तहत, ऑप्शन नंबर 4 177 के तहत। जो राजस्थान का महाधिवक्ता है वो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुच्छेद 177 का प्रयोग करता है। जो महाधिवक्ता है वो जो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में उसमें भाग ले सकता है, लेकिन अगर कुछ भी कभी मत देने की ज़रूरत पड़े तो महाधिवक्ता मत देने के पात्र नहीं होता। महाधिवक्ता किसी भी प्रकार का मत राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में नहीं दे सकता। ये ओनली उसमें भाग दे सकता है, अपनी सलाह किसी भी मुद्दे पर दे सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति है जो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। ये सारी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। पटवार एग्जाम 2011, CET 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है। देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या हड़बू जी। तो 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है वीर कल्ला जी को। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उन्होंने उसके अंदर वीर कल्ला जी ने एक क्षत्रिय के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण इन्हें वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले जो देवता है उनके रूप में जाना जाता है। देवनारायण जी के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इनका प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा जोधपुर या निवाई के अंदर स्थित है देवनारायण जी। और जो गुज्जर है वो इनकी आराधना करते हैं। गुज्जर बोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। 5 रुपये का डाक टिकट 1992 में इनके ऊपर जारी किया गया था, इनकी फड़ के ऊपर। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है। IN एग्जाम 2014, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018, CET 2023, उद्योग निरीक्षक 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ अपन लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी है इसका जो केंद्र है वो कहाँ, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बूंदी, 2 बाड़मेर, 3 जोधपुर या 4 जालोर। तो जो ये कंपनी है वो स्थित है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में कंपनी क्या काम करती है, ये जो तेल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र, उनमें रिफाइनरी का जो काम है वो ये HPCL कंपनी करती है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी है, इसका जो मतलब बाड़मेर है वहाँ पे 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने एक तेल यूनिट की स्थापना की थी जहाँ से 9 मिलियन मेट्रिक टन तेल का जो उत्पादन है वो किया जाना है। उसी के अंदर HPCL राजस्थान जो रिफाइनरी कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी, जिसका केंद्र स्थित है बाड़मेर के अंदर।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ग्राम सेवक 2016, जेल प्रहरी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। देवनारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी या रामदेव जी। तो जाहर पीर के नाम से जिस लोक देवता को जाना जाता है उनका नाम है गोगा जी। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, और जाहर पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सिट्समेडी और धुरमेडी जो भी है वो इनके लिए फेमस हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या। ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लिख लेते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। मंगला भाग्यम ऐश्वर्या जो शक्ति है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1, अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय, या 4 रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है। तो जो मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या हैं ये हैं ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। मंगला भाग्यम एवं ऐश्वर्या सरस्वती रागेश्वरी जो तेल क्षेत्र है ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जो असिस्ट जेलर 2016, पीटीआई 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर 1 213, 2 200, 3 210 या 4 215। जो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो राज्यपाल जो है उसकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 154 में अपन ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 154 के तहत जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 154 में होती हैं। अनुच्छेद 155 में जो इसकी नियुक्ति है उनके बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि जो राज्यपाल की पदावधि है वो क्या होगी, राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 में योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 158 में बताया गया है राज्यपाल पद के लिए जो भी शर्तें हैं उनके बारे में। तो राज्यपाल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो हमने देख ली है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमंड गांव में विशाल मेला लगता है। वन रक्षक एग्जाम 2022, स्कूल व्याख्याता 2022, जेईएन एग्जाम 2022 और एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है 2022 उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोल्लू गांव में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को किस लोक देवता की स्मृति में मेला भरता है। ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी, 2 पीपा जी, 3 पाबू जी या 4 तेजा जी। तो जो कोल्लू गांव है वो प्रसिद्ध है पाबू जी के लिए। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू गांव में विशाल मेला लगता है, वो पाबू जी का विशाल मेला भरता है। पाबू जी को हम लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी जानते हैं। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। लक्ष्मण के अवतार के रूप में पाबू जी को ऊँट रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, या ऊँटों का देवता इन्हें कहा जाता है। ऊँटों का देवता पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता
प्लेग रक्षक देवता। जो रेबारी जाति है वो पाबूजी की अनुयायी हैं, मतलब रेबारी जाति जो भी है ऊँट पालक जो जाति है वो पाबूजी का अपना मतलब पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। वीडियो 2021 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया है कि राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है अनुच्छेद 200 के तहत। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे अनुच्छेद 201 के तहत। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक सही। क्या एक सही है? राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। सही है, राज्यपाल घोषित कर देता है कि अगर उसको किसी विधेयक में कुछ भी दिक्कत लगती है तो उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास आरक्षित रख सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखते हैं कि 2 सही। राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए यहाँ पे बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 सही। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। RS एग्जाम 2021 में पूछा गया है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो जो सही कथन का वो चयन हमें करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये चीज़ सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये चीज़ गलत है। आहड़वासी चावल जो है उससे परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1, 3 एवं 4 सही। जो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी, ठीक है। आहड़ सभ्यता जिसकी खोज की थी उनका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़े तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 177। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, RPSC 2004, महिला पर्यवेक्षक 2019, आर्थिक अन्वेषण 2018, कनिष्ठ सहायक 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर या उदयपुर? इसका सही आंसर है सीकर। सीकर जिले के अंदर गणेश्वर जो सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं, जो कांतली नदी है। कांतली नदी जो सीकर जिले में बहती है, अंतःप्रवाह की नदी के रूप में कांतली नदी को जाना जाता है। उसके किनारे पे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जो युगीन सभ्यता है उसकी जननी के रूप में भी जाना जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी के रूप में गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी, 2 तेजा जी, 3 गोगा जी या 4 देवनारायण जी। जो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव हैं वो हैं रामदेव जी। जो रामदेव जी के जो अनुयायी हैं वो कामड़िया पंथ के लोग कहलाते हैं। कामड़िया पंथ के लोग रामदेव जी के अनुयायी कहलाते हैं। जो कामड़िया पंथ के लोग हैं इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है 13 ताली। 13 ताली नृत्य ये लोग करते हैं। 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ के लोग करते हैं। जो रूणीचा है, रूणीचा नामक स्थान है जैसलमेर के अंदर। रूणीचा जैसलमेर में, वहाँ रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जो राजस्थान के रामदेव जी राजस्थान के वे संत हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि, ठीक है, जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने। ये सारी डिटेल आपको रामदेव जी के बारे में याद रखनी है
कि कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक थे वो थे रामदेव जी। इनकी ध्वजा जो ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है। सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसके लिए रामदेव जी जाने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन से गांव से होता है। ऑप्शन नंबर 1 अरना, 2 बागोता, 3 बासानी या 4 बिजराल। जो खारी नदी का उद्गम है राजस्थान के अंदर खारी नदी के नाम से 2 नदियाँ हैं। एक नदी है जो सिरोही जिले से निकलती है, खारी नदी एक पहली सिरोही जिले से निकलती और ये लूनी की सहायक नदी है, ये अरब सागर में गिरती है। दूसरी नदी है जो निकलती है राजसमंद जिले से, राजसमंद जिले से दूसरी नदी निकलती है। राजसमंद जिले से दूसरी नदी जो ये पहाड़ियाँ हैं, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये नदी निकलती है बिजराल गांव की पहाड़ियों से। जो खारी नदी सहायक है वो बनास की सहायक नदी है, यहाँ हम लिख देते हैं बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी। और ये जो नदी है वो बनास से आकर मिलती है राजमहल नामक स्थान पर, बीसलपुर बांध बना हुआ है, वहाँ पर खारी नदी बनास से आकर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बिजराल की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, राज्य में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है। वन रक्षक परीक्षा 2013 के अंदर, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019। तो तांबड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तांबड़ा को जाना जाता है रक्तमणि नाम से। रक्तमणि भी तांबड़ा को कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक लाल व गुलाबी होता है, लाल व गुलाबी, लाल प्लस गुलाबी होता है तांबड़ा। तांबड़ा एक खनिज है। राज्य में तांबड़ा का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है। टोंक जिले के अंदर, जो राजस्थान पूरा राज्य है उसमें तांबड़ा का सर्वाधिक खनन होता है। टोंक के बाद जो अजमेर ज़िला है, अजमेर ज़िले के अंदर, टोंक के बाद अजमेर ज़िले में तांबड़ा का सर्वाधिक खनन होता है। तांबड़ा के बारे में सारी डिटेल हमने देख ली है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। जो मांडलगढ़ स्थान है वो भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा यहाँ लिख देते हैं, मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा ज़िले के अंदर। और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ नामक स्थान पर जो नदियाँ आकर मिलती है वो है जो बनास नदी है, एक तो वो है, दूसरी है बेड़च और तीसरी है मेनाल। BMB से ये आपको याद करना है कि बनास, मेनाल और बेड़च, ये तीनों नदियाँ मांडलगढ़ के निकट आकर मिलती है, भीलवाड़ा नामक स्थान पर। एक त्रिवेणी संगम है बेड़च, बनास और मेनाल का। बनास नदी का जो दूसरा त्रिवेणी संगम है वो है राजमहल। राजमहल के अंदर जो बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम है वो स्थित है राजमहल में। वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, जिसके बाद बीसलपुर डैम बना हुआ है। बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी नदियाँ आकर मिलती है। डाई और खारी बीसलपुर राजमहल के अंदर आकर मिलती है, बीसलपुर बांध यहाँ पर बना हुआ है। जो एक और त्रिवेणी संगम है वो है रामेश्वर सवाई माधोपुर में, रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर मिलती है बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी। ये दूसरा त्रिवेणी जो संगम है वो है। इसके अलावा एक त्रिवेणी संगम की बात करें तो माही, सोम और जाखम जो बेनेश्वर धाम है डूंगरपुर, वहाँ पर आकर मिलती है। वहाँ पे भी राजस्थान में त्रिवेणी संगम बना हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो तेजाजी थी उनकी पत्नी का नाम राम प्यारी, 2 रामदेव जी की पत्नी का नाम मेणादे, बाबू जी की पत्नी का नाम कमला दे, या गोगा जी की जो पत्नी का नाम है उनका नाम जो बाछल। क्या इनमें से क्या सही है क्या गलत, अब एक बार देखते हैं। जो रामदेव जी की पत्नी थी उनका नाम था मेणादे, एकदम सही है। गोगा जी की पत्नी का नाम बाछल, सही है। बाबू जी की जो पत्नी थी उनका नाम था कमला दे, ये भी सही है।
तेजाजी की पत्नी का राम प्यारी नहीं था, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तेजाजी की जो गलती है हमने पकड़ ली है कि तेजाजी की पत्नी का नाम राम प्यारी नहीं था, इनकी पत्नी का नाम था, तेजाजी की पत्नी का नाम नेतल या नेतल दे। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? अनुच्छेद 356 के तहत मतलब जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि जो राज्य का प्रशासन है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, जो शासन तंत्र है वो विफल हो रहा है। तो जो राज्य के जो संपूर्ण शासन होता है वो चला जाता है राष्ट्रपति के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में होता है? तो एक तरीके से राष्ट्रपति के नियंत्रण में चला जाता है। अब हम हमारे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मंत्रिपरिषद, 2 मुख्य सचिव, 3 राज्यपाल या 4 मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है वो होता है राज्यपाल। ये प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। हमेशा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में चला जाता है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर होगा राज्यपाल। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसके बाद शासन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है, इसके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहाँ पर कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जो पुनर्जीवित परियोजना है द्रव्यवती नदी की, इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री और स्वतंत्र राज्य द्वारा अजमेर में किया गया है। जब ये नदी ही जयपुर में स्थित है तो इसका शुभारंभ अजमेर में क्यों किया जाएगा? ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है, ये सही है। इसे 2017 में पूर्ण किया गया था, ये भी गलत है। योजना के अनुसार इसके उद्देश्य की पूर्ति हुई है, अभी तक इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। तो इसका जो द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में जो सही है वो है कि इसका उद्देश्य से शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। जो बेराट जो स्थान है, यहाँ बेराट सभ्यता उसकी खोज की गई है यहाँ पे। तो ये राजधानी थी मत्स्य राज्य की। बेराट वर्तमान में जयपुर जिले के अंदर पड़ता है। जो बाणगंगा नदी है वो बेराट सभ्यता से, जो बेराट स्थल है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर, चंबल की 1051 किलोमीटर, बनास की है 512 किलोमीटर और माही नदी की कुल लंबाई 467 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है? एक बार देखिए, लूनी नदी की लंबाई जो है 495 किलोमीटर है, अजमेर से ये नदी निकलती है, ये सही आंसर है। चंबल की लंबाई है 1051 किलोमीटर, ये भी सही आंसर है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ से ये नदी निकलती है। बनास की लंबाई है 512 किलोमीटर, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। जो माही नदी है उसकी लंबाई 467 किलोमीटर, ये गलत लिखा हुआ है। माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। माही नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में माही नदी की लंबाई है वो है 171 किलोमीटर, कुल 171 किलोमीटर लंबाई है, उसमें माही नदी फैली हुई है। माही, सोम, जाखम जो नदियाँ हैं वहाँ बेणेश्वर डूंगरपुर नामक स्थान पर बेणेश्वर धाम का बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, वहाँ त्रिवेणी संगम है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? JEE एग्जाम 2020 में पूछा गया है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो राजस्थान के लोग संत हैं वो जाने जाते हैं रामदेव जी। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। रूनीचा जैसलमेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो पूरे हम पढ़ चुके हैं।
उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। जो सीरीज़ हमने चलाई है पिछले जो एग्ज़ाम है उनका रिवीजन कराने की, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका रिवीजन कराने की ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका डिटेल से हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे वाली क्लास जो भी होगी उनमें और भी ज़्यादा विस्तृत तरीके से अपन अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही इनका रिवीजन भी हम साथ के साथ करते रहे हैं। जैसे मैंने पिछली क्लासों के बारे में आपको बताया कि ये एक चीज़ें पूछी जा चुकी है, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और जो भी हमारे पिछले एग्ज़ाम हैं उनका अच्छे से आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, मेरे साथ स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से। आगे भी जो अगर क्लासें आपको पसंद आ रही हो, आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही हो, क्या कमी है, क्या इनमें बदलाव करने हैं, उनके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको क्लास, क्या कमियां हैं, क्या हम और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे ये जो मैंने आपको पीडीएफ पढ़ाई है उसको आप, अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।